वेद और आसी इस वक्त बंसल हाउस के गेट पर खड़े थे और उनके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। आसी के होठों पर इस वक्त एक मुस्कान थी जिसके पीछे की वजह सिर्फ वही जानती थी। और वहीं वेद हमेशा की तरह अपने भावहीन चेहरे के साथ आसी के साथ खड़ा था। वेद के ठीक सामने उसकी दादी माँ थी, जिनके होठों पर आसी को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो अपनी बहू को देखकर थी। लेकिन वहीं उनकी आंखों में अपने पोते के लिए नाराजगी थी और ये बात वेद उनकी आंखों में अच्छे से देख पा रहा था। वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी अपनी दादी माँ उससे नाराज हो, चाहे वजह जो भी हो। पर वह कभी भी उनको नाराज करना तो दूर की बात, नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर जो बात सोच भी नहीं सकता था वे जाने अनजाने में ही हो गया। हाँ, वे ये बात मानता था कि उसकी गलती थी। उसे इस बात का एहसास भी था कि उसने आसी के साथ गलत किया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आज जिस तरह से आसी अचानक से उसके घर में आई और जिस तरह से सबके सामने अपनी शादी का सच बताया, ये देखकर वेद हैरान भी था और आसी से नाराज भी। आशी ने शादी के सच को सबके सामने जाहिर करने में काफी कुछ सच कहा था और काफी कुछ झूठ भी जोड़ा था। कह सकते हैं सच और झूठ का मिला जुला एक मिक्सचर सबके सामने पेश किया था आशी ने। और वेद को कभी भी आशी से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आशी कभी भी कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी सकती है जो उसने आज कर दिया। वेद को आशी की गई आज की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसे ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आशी ने झूठ कहा। वेद अपने मन में यही सब सोच रहा था कि कहाँ आशी आज सुबह तक उसको इग्नोर कर रही थी, उससे ढंग से बात तक नहीं कर रही थी, उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी, उससे नाराज थी। तो आखिर आज सुबह से ऐसा क्या बदल गया, ऐसा भी क्या हो गया जो आशी सीधा उसके घर आ गई और वे भी ढोल बाजे के साथ। इस तरह से इतना तमाशा करके क्यों? आज अगर इस शादी की सच्चाई जिस तरह से उसकी दादी माँ के सामने आई और वे जानकर अगर उसकी दादी माँ को कुछ भी हो गया होता तो वेद कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इसलिए वेद को आशी पर जितनी नाराजगी थी उससे ज्यादा उसकी बेवकूफ़ी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वे इस वक्त आशी पर थोड़ा गुस्सा भी था जिसे वे किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। वहीं पलक कुछ दूरी पर खड़ी होकर अपनी दोस्त आशी की तरफ ही देख रही थी। उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी दोस्त की शादी हो गई है। हाँ, वे भी ये सच जानना चाहती थी कि उसने शादी की थी तो किसी को ये सच बताया क्यों नहीं। क्योंकि सबसे पहले पहली बार आशी से वे मुंबई में मिली थी। उसको ज्यादा आशी के बारे में नहीं पता था और ना उसने और ना माया ने कभी भी आशी की बीती जिंदगी के बारे में ज्यादा उसे कुछ पूछा था और ना आशी ने कभी कुछ बताया। पर अब उससे भी सच जानना था कि आखिर ये सब क्या है। वहीं शालिनी जी के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। वे गुस्से के साथ आशी के गृह प्रवेश की तैयारी करने के बाद आशी को गुस्से से देख रही थी। आशी और वेद की आरती उतारते हुए वे बस यही सोच रही थी कि आज एक दो कौड़ी की लड़की के लिए मेरी अपनी सास ने मुझे सुनाया। वे अपने मन में कहती हैं, पहले क्या इसका ये पति कम था जो अब ये लड़की भी आ गई है जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। मैं इन दोनों से बदला जरूर लूंगी। बहुत अकड़ है ना इस लड़की को खुद पर, तो इसकी सारी अकड़ ना निकाल दी तो मेरा भी नाम शालिनी बंसल नहीं। इन दोनों को मुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। आखिर इस लड़की को भी तो पता चलना चाहिए ना कि इसने किससे पंगा लिया है। शालिनी जी अपने मन में आशी के खिलाफ बोलते हुए मन ही मन अपनी भड़ास निकालते हुए आशी और वेद की आरती उतारती हैं। फिर दादी माँ कहती हैं, आशी बहू, अब जो ये तुम अपने सामने लाल आलते से भरी थाल देख रही हो ना, उसमें अपने शुभ कदमों को इस आलते भरी परात में रखो और अपने शुभ कदमों को हमारे घर के अंदर लेकर आओ। जानती हो, ये भी एक खास रस्म होती है जो नई बहू के घर आने पर ही की जाती है। कहते हैं बहू के शुभ कदम इस आलते से भरे थाल में रखने के बाद घर में इनके छाप दिलवाने पर घर में ना बस लक्ष्मी का वास होता है बल्कि उस घर में बरकत और खुशियाँ आती है। हम भी यही आशा करते हैं कि तुम्हारे शुभ कदम तुम्हारे साथ हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ और अपनापन लेकर आए। दादी माँ की बात सुनकर आशी एक बार फिर मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है और अपना एक पैर आगे करती है और उस लाल आलते से भरे थाल में रखती है। उसके बाद अपने सुंदर पैरों के लाल छाप उस घर में देते हुए आगे बढ़ती है। वेद की नजरें भी एक बार आशी के आलते से भरे पैरों के उस लाल निशान पर पड़ती है।
वे आसी पर नाराजगी जता रहा था। आसी ने आज जो कुछ भी किया, जिस तरह से आज ये सब ड्रामा किया, उसे पसंद नहीं आया था। पर आसी का उसके घर में आना, उसको अपने साथ देखना, जो इस बात की पहचान थी कि आसी अब उसके घर में आ चुकी है, उसके साथ का एहसास ये देख वेद के दिल को एक ठंडक सा महसूस हुआ। जो हर समय उसके दिल में बेचैनी रहती थी, अब उसके दिल में कुछ सुकून सा था। अंदर जाकर दादी माँ आसी से सभी बड़ों का पैर छूने और आशीर्वाद लेने को कहती हैं। जो सुनकर आसी सबसे पहले उनके ही पैर को छूने जाती है कि दादी माँ कहती हैं, नहीं आसी बहू, इस घर में मैं सबसे बड़ी जरूर हूँ, पर मुझसे भी बड़े कोई हैं जिनका हक है कि तुम उनका पहला आशीर्वाद लो। आसी असमंजस के साथ दादी माँ को देखने लगती हैं, तो दादी माँ हंसकर कहती हैं, इस घर में वेद के दादाजी सबसे बड़े थे। हालांकि अब वे हमारे बीच नहीं हैं, पर फिर भी उनकी अहमियत, उनकी यादें इस दिल में, इस घर में हर जगह मौजूद है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद तुम सबसे पहले लो, ताकि हम तुम्हें दिल से आशीर्वाद दें। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ हो। आसी दादी माँ की बात सुनती हैं और दादाजी की तस्वीर देखकर उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी हो जाती है। वेद अभी भी वैसे ही खड़ा था, जो देखकर दादी माँ कहती हैं, शादी अपनी मर्जी से कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब में भी मर्जी चलेगी। ये हमारा घर है और यहाँ मेरी मर्जी हमेशा चलती आई है, और जब तक मैं जिंदा हूँ हमारी ही मर्जी चलेगी। दादी माँ की बातों में छुपे तानों को वेद अच्छे से समझ रहा था, और वे भी आसी के बगल में खड़ा होकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद दादी माँ पलक से कहती हैं, पलक बेटा, मेरी व्हीलचेयर को वहाँ साइड रूम की तरफ ले चलो। माँ की मंदिर में हम दूसरी तैयारी करते हैं। हम अपने पोते की शादी से पहले की रस्में बेशक नहीं कर पाए, पर अब हम सारे रस्म करना चाहते हैं, फिर चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो। दादी माँ अपनी बात कहकर शालिनी जी से कहती हैं, आसी बहू का ख्याल रखना, हम आते हैं। ये बोलकर वे चली गईं। आसी इस वक्त वेद के कमरे में थी, इधर से उधर बेचैनियों के साथ टहल रही थी। अब तक घर की सारी रस्में खत्म होने के बाद अब जाकर वे पूरी तरह से थकान से चूर हो चुकी थी, और आसी के चेहरे पर थकान साफ तौर पर नजर आ रही थी। और ये थकान देखकर दादी माँ एक नौकरानी से कहकर आसी को वेद के कमरे में उसको भेज दिया था, ताकि वे वहाँ आराम कर सके। आसी ने उस वक्त तो दादी माँ से कुछ भी नहीं कहा था, पर अब जब वे वेद के कमरे में थी तो उसकी आंखों में अब डर नजर आ रहा था। जो आज से बिल्कुल अलग अंदाज में ढोल बजाने के साथ बंसल परिवार में आई थी, अब वे आज से बिल्कुल अलग लग रही थी। आसी के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। आसी अपने डर वाले चेहरे के साथ अपनी नजरों से वेद के कमरे को देख रही थी। वेद का कमरा काफी बड़ा था, पर उसमें सजावट भी सिंपल ही थी, जो ये बताने के लिए काफी था कि वेद कितना भी अमीर इंसान क्यों नहीं था, पर उसकी ख्वाहिश और चाहत साधारण थी। वेद के कमरे में बस जरूरत का ही सामान था, फालतू कुछ भी नहीं। आसी अपनी गहरी नजरों से वेद के कमरे को देख रही थी कि तभी उस कमरे का गेट खुलने की आवाज से आसी, जिसकी पीठ इस वक्त गेट की तरफ थी, वे उस गेट की खुलने की आवाज सुनकर आसी की पकड़ अपने लहंगे पर कस गई और आंखें कसकर बंद कर दी। और वहीं कमरे में वेद आया था, और कमरे में आते ही वेद की नजर आसी पर गई, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। वेद अपने लंबे कद लेकर आसी की तरफ बढ़ने लगता है, और आसी, जो वेद को अपने करीब आते महसूस कर रही थी, उसे घबराहट होने लगती है। उस घबराहट में आसी की पकड़ उसके लहंगे पर और कसती जा रही थी, और आसी की हरकतें वेद की तेज और गहरी नजरों से नहीं छुप पाई। वेद आसी के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है और आसी की हरकतों को नोटिस करते हुए कहता है, वैसे तो मैं ये शादी को सबके सामने लाना नहीं चाहता था, पर शायद तुम नहीं चाहती थी ऐसा, कि हमारी ये शादी किसी की नजरों से छिपे, है ना? तभी तो तुम सीधा मेरे घर ही आ गई, ये सच बताने, और वे भी अकेले नहीं, ढोल बाजे के साथ। वेद की बातें बेशक धीमी थी, पर उस धीमी आवाज में एक गुस्सा भी था, जो आसी को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था। वेद गुस्से में कहता है, वैसे जब तुम आ ही गई हो इस घर में, इस घर की दुल्हन और मेरी पत्नी के हक से, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि इस रिश्ते में अपना नाम जोड़ने के अलावा और भी हक होते हैं, एक पत्नी के उसके पति के प्रति? और जैसा कि आज ही हम सही मायने में तुम पहली बार आई हो इस घर में, मेरे कमरे में, मेरी वाइफ बनकर, तो उस हिसाब से तो आज हमारी पहली रात है। सॉरी सॉरी, रात नहीं दिन।
जिसे लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सुहाग रात कहते हैं, और हम सुहाग दिन कहेंगे, राइट बीबी? वेद की बात सुनकर तो आसी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसको उम्मीद नहीं थी कि वेद उस पर गुस्सा करने के बजाय ऐसी बेशर्मी भरी बातें करेगा, पर अभी वेद की और भी बेशर्मी देखनी बाकी थी। वहीं वेद फिर कहता है, हाँ तो बीबी, आज हमारी सुहाग रात, सॉरी, अगेन सुहाग दिन है, राइट? बेशक हमारी शादी को 5 महीने से ऊपर का वक्त हो गया हो, पर हमने एक भी दिन या रात साथ नहीं बिताया। तो आज का दिन तो बहुत ही खास है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। दुनिया मानती होगी सुहाग रात, पर तुम और मैं मिलकर सुहाग दिन भी मनाएंगे, और उसके बाद रात को सुहाग रात भी। ये कहते हुए वे आसी के इतने करीब आ गया कि उसकी चेस्ट आसी की पीठ से टच हो गई, और वे आसी के बिल्कुल ही करीब आकर उसके कंधों पर अपना चेहरा रख देता है। वेद की इतनी करीबी से आसी एकदम से कांप गई, और ये सब वेद की बातों की वजह से या करीबी की वजह से, ये तो आसी ही जाने, पर वे कांप रही थी और आसी का कांपना वेद भी महसूस कर चुका था। इसलिए वे समझ जाता है कि आसी उसकी बातों से डर रही है। वेद भी नहीं चाहता था कि आसी उससे डरे, पर आज जो आसी ने किया था उस वजह से वेद आसी पर गुस्सा था, और वे बस अपने गुस्से का एक झलक आसी को दिखा रहा था, पर अलग तरीके से। और वेद का ये तरीका आसी पर काम भी कर रहा था, और अपनी कई बातों पर आसी को इफेक्ट होते देख वेद को तसल्ली होती है। आसी का उसे डरना महसूस कर वेद अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए वेद अपना बात बोलना जारी रखता है और आसी से कहता है, हम अपनी सुहाग रात को बातों ही बातों में जाया नहीं कर सकते ना। पहले ही 5 महीनों का वक्त मेरी वजह से खराब हो चुका है, और अब ये कुछ मिनट भी। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी हिम्मत जुटाई होगी अपना हक पाने के लिए, इस घर में आने के लिए। तो अब जो हक मैंने इतने महीनों में तुम्हें नहीं दिया, वे हक आज मैं तुम्हें दूंगा। तो आज सही मायने में मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर तुम्हें पूरी तरह से अपनाना चाहता हूँ, ताकि आज की रात बीतने के बाद कल की सुबह तुम्हें मुझसे तुम्हारा हक तुम्हें ना देने के लिए शिकायत ना हो। आवासी, आज हम एक हो जाते हैं, तन से भी और मन से भी। वेद अपनी बात बोलकर आसी की चूनर को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है, और वेद की इस हरकत से आसी, जो अब तक वेद की बातों से ही डर रही थी, वे इस हरकत से और भी ज्यादा डर गई, और वे कुछ समझती तब तक वेद अपने हाथ से आसी के सर से चूनर हटा देता है, और आहिस्ते आहिस्ते से अपने हाथ को आसी की कमर से होते हुए आसी की चुनर के अंदर से उसके खुले पेट पर रख देता है। वेद की इस हरकत से आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और शरीर में अजीब सी बेचैनी। वेद जैसे ही आसी के पेट पर अपना हाथ रखा कि उसकी छुअन से आसी को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे ये छुअन अच्छी लगी या बुरी वे खुद समझ नहीं पा रही थी, पर वेद की छुअन से उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। आसी को आज वेद का बर्ताव काफी अलग और अजीब लग रहा था। पहले उसकी बातें, और फिर अब इस तरह की छुअन। आसी ने जब वेद के टच को अपने पेट पर महसूस किया तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही अटक गई और आंखें बंद हो गई। पर वेद की आखिरी बात सुनकर कि वे उसके साथ सुहाग दिन मनाना चाहता है, आसी के लिए वेद के ये शब्द कहने भर की देरी थी कि आसी की बंद आंखें, जो वेद की छुअन की वजह से बंद हुई थी, वे उसके कहे शब्द सुनकर अचानक से खुल जाती है, और वे वेद के हाथों पर अपने दोनों हाथों को रखकर वेद के हाथों को अपने पेट पर से हटा देती है। वे इसलिए ऐसा कर पाई थी क्योंकि वेद ने ऐसा होने दिया। उसने आसी पर अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। आसी को अपना हाथ अपने पेट पर से हटाते देखकर वेद के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे आसी के उसकी ओर देखने से पहले ही वेद ने छुपा भी लिए। वैसे भी वेद अपने एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर था। उसके चेहरे के भाव को नहीं समझ सकता था कोई। कोई नहीं समझ सकता था कि वेद के दिमाग में कब क्या चलता है। आसी वेद के हाथों को अपने पेट से हटाकर वेद की तरफ मुड़ती है, और अब वेद और आसी आमने सामने थे। वेद की नजरें हमेशा की तरह शांत थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि ये वही वेद है जो कुछ वक्त पहले आसी के साथ बेशर्मी भरी बातें कर रहा था, और अभी इस तरह से शांत खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उनके बीच। और वहीं आसी जो वेद की तरफ घूरकर देख रही थी। वेद के शांत चेहरे को देखकर खुद भी एक पल को सोच में पड़ गई कि क्या ये वही वेद है जो उससे कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा था, और अभी इतना शांत खड़ा था मानो कोई सन्यासी जिसे दुनियादारी और इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही ना हो। ये बात आसी अपने मन में सोच रही थी,
और ये सब सोचते हुए आसी के दिमाग में वेद की अभी की गई हरकत और बातें घूमने लगी। वे याद करते ही आसी की आंखों में वेद के लिए गुस्सा था। आसी की आंखों के पल पल बदलते एक्सप्रेशन वेद बखूबी समझ रहा था। बावजूद इसके वे चुपचाप खड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानता था कि आसी की नजरों में ये गुस्सा और खामोशी आने वाली तूफान की ओर इशारा कर रही थी। जो वेद भी जानना चाहता था कि आसी अब क्या करेगी या क्या कहेगी, बस यही जानना चाहता था। वहीं आसी अपने आंखों में गुस्सा और होठों पर खामोशी लिए वेद की ओर ही देख रही थी। वेद को अब भी इतना शांत देखकर आसी की खामोशी अब बाढ़ के पानी की तरह उसके कंट्रोल के बाढ़ को तोड़ते हुए वेद से कहती है, ये क्या है सर? हाँ, मतलब कुछ नहीं कह रही हूँ, चुप हूँ। तो इसका मतलब आप कुछ भी कहोगे, कुछ भी करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी? बोलिए, ये जो आपने अभी हरकत की, इस बेशर्मी को आपकी डिक्शनरी में क्या कहते हैं पता नहीं, पर मेरी डिक्शनरी में इसे लफुआगिरी कहते हैं। लफुआगिरी? आसी के कहे शब्द को वेद दोहराता है। उसकी अब तक की लाइफ में उसने ऐसा कोई भी शब्द नहीं सुना था जो आज आसी उसे नाम दे रही थी। वेद के लिए ये शब्द सुनना काफी अजीब था, इसलिए वे आसी की ओर देखकर कहता है, लफुआगिरी? ये कौन सा शब्द है? मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। वेद की बातें सुनकर आसी कहती है, हाँ तो नहीं सुना तो क्या, इसमें मेरी गलती है? पढ़ाई करने जाते हो आप सब विदेश में या अपने ही शहरों के टॉप स्कूल और कॉलेज में, तो हिंदी कहाँ से आएगी? वेद आसी की बातों को सुनकर एक बार फिर हैरान होकर कहता है, हिंदी कहाँ से आएगी से क्या तुम्हारा मतलब है? देखो, मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत सी लैंग्वेज आती है, पर तुमने अभी जो ये शब्द कहा था ना मुझे, लफुआगिरी, ये कोई हिंदी या इंग्लिश या अंडर लैंग्वेज में नहीं आती, बल्कि ये तुम्हारा अपना बनाया कोई शब्द है। मैं खूब समझता हूँ। वेद की बात सुनकर आसी वेद के थोड़ा और करीब आकर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, क्या कहा आपने कि आप खूब समझते हैं? तो जरा मुझे बताइएगा, ये जो आपने कुछ वक्त पहले मेरे साथ हरकत की थी, उसे क्या कहते हैं आपके शब्दों में? आसी की बातों को वेद खूब समझता था कि वे किस बारे में बात कर रही थी, पर ना समझ बनते हुए कहता है, कौन सी हरकत? बताओ, मैंने ऐसी भी कौन सी हरकत कर दी जो तुम आग बबूला होकर मुझे अपने दिए अजीब नामों से बुला रही हो? वेद अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। वहीं वेद की बातों को सुनकर आसी हैरानी से कहती है, अच्छा जी, आपको याद नहीं है? वेद कहता है, नहीं, तुम बता दो। वेद की बातों को सुनकर आसी गुस्से में कहती है, आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। अभी जो आपने मुझे छुआ, अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए आसी अपने पेट को देखकर फिर वेद से कहती है, आपने बिना मेरी परमिशन आपने मुझे यहाँ जो टच किया और जो इतनी देर से आप मेरे साथ वे गंदी गंदी बातें कर रहे थे, उसका क्या? आसी की बातों को सुनकर अब वेद को मन ही मन हंसी आ रही थी, पर मजाल है उस हंसी को अपने चेहरे पर आने दे। अब भी अपने चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव लेकर कहता है, गंदी गंदी बातें मैंने कब की? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा जो गंदी बात हो या ऐसा कुछ किया जो गलत हरकत हो। आसी, जो पहले ही वेद की बात सुनकर काफी करीब थी, अब ये बात सुनकर अपने गुस्से में वे और भी नजदीक आकर वेद के सामने आकर कहती है, अच्छा तो आपको कुछ भी नहीं याद कि आपने क्या गंदी बात की, क्या गलत हरकत की? वेद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपना चेहरा ना में हिला देता है, जो देखकर आसी गुस्से में वेद का वही हाथ जिससे वेद ने उसे छुआ था वे पकड़ अपने पेट पर उसी जगह रख देती है और कहती है, कुछ याद आया? और वे जो आप मेरे साथ सुहाग रात और सुहाग दिन मनाना चाहते थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब तो कुछ क्या, बहुत कुछ याद आ गया होगा। आसी अपने गुस्से में ये भी भूल गई थी कि वे क्या कर रही थी और वे वेद के कितने करीब थी। इस वक्त दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी, पर आसी को जैसे अभी कोई होश ही नहीं था। वे तो बस वेद को याद दिलाना चाहती थी कि वेद ने उसके साथ क्या किया और क्या कहा, पर ये बताने के चक्कर में वे वेद के कितने करीब आकर खड़ी हो गई थी और क्या क्या कर रही थी, उसे खुद भी इस वक्त अंदाजा नहीं था इस बात का। वही वेद, जो उस वक्त आसी के साथ जो भी किया या कहा, वे बस आसी को डराने के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त वे भी आसी की हरकत पर नाराज था। पर अभी इस वक्त वे आसी के साथ मजाक कर रहा था, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। पर तब की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में बहुत ही फर्क था। आसी की करीबी, उसकी खुशबू,
उसकी बातें और उसकी हरकत। वेद का कंट्रोल अपने दिल और दिमाग के अंदर चल रहे एहसासों से लड़कर उसकी फीलिंग को लूज कर रही थी। पर तभी वेद ऐसी हरकत कर देता है जिससे आसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आसी और वेद इस वक्त इतने ज्यादा करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। आसी को अभी एहसास नहीं हुआ था कि वेद पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वे वेद के कितने करीब आ चुकी थी कि उनके बीच से हवा तक निकलने की जगह नहीं थी। और जिस वजह से वेद इस वक्त कैसा महसूस कर रहा था ये आसी समझ नहीं पा रही थी। वे तो बस बोलती जा रही थी और वही वेद जो आसी के इतने करीब होने की वजह से अपने एहसासों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें इस वक्त आसी के बोलते हुए होठों पर थी। वेद की नजरें एकटक आसी के उन होठों की तरफ देख रही थी जिस पर लगा डार्क रेड कलर के लिपस्टिक वेद को अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित कर रहा था। वेद जब अपने एहसासों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वे ऐसी हरकत कर बैठता है जिससे ना आसी के होठों ने बोलना बंद कर दिया बल्कि आसी की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वेद आसी के होठों पर अपने होठों को रखकर किस करने लगता है। पहले वेद की किस काफी सॉफ्ट थी और हर बीतते समय के साथ ही वेद अपनी उस सॉफ्ट किस के सांसों में खोने लगा। आसी तो वेद की इस किस करने से हैरान थी और अब वेद जिस तरह से उसे किस कर रहा था उस कारण आसी को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई। आसी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आसी वेद को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर आसी कहाँ नाजुक सी लड़की, वे वेद को नहीं हटा पाई। आसी तो उसे हिला भी नहीं पा रही थी और वेद उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और फिर कुछ पलों के बाद ही वेद की वे पैशनेट किस की वजह से आसी को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। वेद के इस तरह से किस करने और सांस ना ले पाने के कारण आसी की आंखों में आंसू आ गए और तभी वेद ने अपनी आंखें खोली थी पर उसने किस तो नहीं रोकी थी। पर जब वेद की नजरें आसी के आंसुओं से भरी आंखों पर गया तो उस वक्त वेद अचानक से अपने होश में आया और उसे समझ आया कि वे क्या कर रहा है। और अपनी हरकत का आभास होते ही वेद एक झटके के साथ आसी से दूर होता है। और इधर आसी जो पहले ही वेद के इस पैशनेट किस की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी वे वेद के इस तरह से अचानक से छोड़ने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा गई। वेद आसी को लड़खड़ाते देख जब तक कुछ समझता और उसको पकड़ता उससे पहले ही आसी वहीं नीचे धम से गिर जाती है जिस कारण आसी के हाथों में पहनी उसकी चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ जाती है। और इस एहसास के दर्द से आसी के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। वेद जो आसी के सामने खड़ा था और ये सब जो इतने अचानक से हुआ था वे सब कुछ समझता उससे पहले ही बहुत कुछ बदल गया था उस कमरे में और वहाँ का माहौल भी काफ़ी अलग हो चुका था।